और मेरे सूरवीरों कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 समुच्चय और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। लेकिन उसके पहले मैंने परसों एक क्वेश्चन पूछा था जो कि क्लास 11 मैथ्स क्विज 1 के नाम से अब ये सीरीज चल रही है। 1, 2, 3 ये आपको क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाएंगे। तो उसका क्वेश्चन जो पूछा था उसमें सही जवाब वालों का नाम आज जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वो हैं आदि त्रिपाठी, अलका रिया चौधरी और जय मौर्य। तो तीनों लोगों को कंग्रेचुलेशंस कि तीनों लोगों ने सही जवाब दिया। और जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है वो वीडियो एक बार देख ले, कल वाली क्लास में उसका सॉल्यूशन बताया गया था। तो आज के लिए जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अपलोड हो गया है, तो जाके कम्युनिटी टैब में जाके देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है और उसका ज्यादा से ज्यादा लोग सही से सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें हमें पढ़ना है उप समुच्चय के बारे में। उप समुच्चय सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया। उप समुच्चय, ये उप समुच्चय होता क्या है समझ लेते हैं बातें। कि उप समुच्चय होता है कि उप समुच्चय होता क्या है जैसे, लेकिन हमारी बुक में जो दिया गया है वो उचित उप समुच्चय है, लेकिन हम यहाँ पर सब उप समुच्चय ही देखते हैं, सबसेट के नाम से है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि दो समुच्चय हैं, कौन कौन से, ए है और बी है। अगर ए में क्या है कि 1, 2, 3 अवयव हैं और बी में भी 1, 2, 3, 4 इस तरह दिया गया है। अब दोनों समुच्चय का देखिए कि ए और बी इन दोनों में अगर ए का सभी अवयव बी में है तो ये हम कहते हैं कि ए उचित समुच्चय है बी का। ए उचित समुच्चय है बी का। तो यहां पर क्या होता है कि ये लिख लेंगे ए समुच्चय है बी का। ये बात याद रखिएगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है। अगर हम डायग्राम से समझे तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये सर्कल है और इसमें 1, 2, 3 ये ए है। फिर बी देखो तो बी में क्या आएगा 3 और 4। तो भाई ए में 1, 2, 3 है तो बी में लेकिन 3 और 4 नहीं, ए में 3 और 4 नहीं है, बी में 1, 2, 3, 4 सब हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर देखो कि 1, 2, 3, 4 सब हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय जो है ए के सभी अवयव बी में हैं। यही सेम चीज हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हम लोग मान लेते हैं कि दिल्ली में कोई रहता है। दिल्ली कहाँ पे है भाई, इंडिया में है। इंडिया कहाँ पे है, एशिया में। अब इस बात को समझो, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर दिल्ली में कोई रहता है तो वो कह सकता है कि वो इंडिया में रहता है, या कोई इंडिया में रहता है तो वो कह सकता है कि वो एशिया में रहता है, या दिल्ली में रहता है तो वो कह सकता है कि एशिया में रहता है। सही है चीजें। तो हम यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें तो दिल्ली जो है वो समुच्चय है इंडिया का, इंडिया जो है वो समुच्चय है एशिया का, और दिल्ली भी समुच्चय है किसका, एशिया का। तो ये सारे के सारे उप समुच्चय हैं। कहने का मतलब ये है कि, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी समझिए, क्या ये कह सकते हैं जो एशिया में रहता है वो दिल्ली में रहता है? नहीं, ये नहीं कह सकते भाई। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है, इस समुच्चय को दर्शाने का ये सिंबल होता है, ये सिंबल है समुच्चय दिखाने का। अच्छा, अगर इस तरह का कोई भी चीज है, ये चीज याद रखिए कि सभी अवयव मिलने चाहिए, सभी अवयव। अगर कोई भी अवयव है जो नहीं मिला, जैसे ये मान लेते हैं कि ए बराबर ये दिया है 1, 2, 3 और 4, और बी में दे दिया गया 1, 2, 3। उल्टा कर देते हैं थोड़ा। तो यहां पर ये समझो कि क्या ए बी का उप समुच्चय है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 अवयव तो हैं लेकिन 4 नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो रहा होगा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां पर क्या होता है, एक चीज और भी याद रखिए कि जैसे एक कंडीशन ये होती है, क्या ए जो है वो ए का उप समुच्चय होगा? बात को समझिएगा। क्या ए
जो है वो ए का उपसमुच्चय होगा? भाई बिल्कुल होगा। अगर हम ये देखें ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव है। तो इसका मतलब अगर हमका इसी से उपसमुच्चय निकालना तो जो इसमें है वो तो इसमें रहेंगे ही। तो हम अगर ऐसे लिखें ए उपसमुच्चय ए का, तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए के सभी अवयव तो ए में है ही हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए का सभी अवयव ए में है, तो ए उपसमुच्चय है ए का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा हो तो। उसके बाद तो उपसमुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा कि ये उचित उपसमुच्चय क्या होता है। देख लेते हैं इस पर हम एक्सरसाइज क्या है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक उचित उपसमुच्चय है या उचित उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। यहां देखते हैं 2, 3, 4, तो इसमें भी ये 2, 3, 4 है। तो यानी जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है। तो इसका मतलब ये क्या है? उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। ए बी सी, तो बी सी डी देखते हैं कि एक में तो ए है, दूसरे में ए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी अवयव, सारे के सारे अवयव दूसरे वाले में मिलने चाहिए समुच्चय में, अगर नहीं मिलता है तो वो सबसेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि x:x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो भाई आपकी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और दूसरी चीज ये आती है कि x:x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो भाई एक चीज ये सोचिए कि जो आपकी क्लास में जो लड़का पढ़ता है वो यही तो कहेगा मैं आपकी स्कूल में ही पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब जो आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी है वो विद्यालय का भी विद्यार्थी, यानी इसके अंतर निहित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट है। अगला, x:x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। x:x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और दूसरा समुच्चय x:x एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो भाई यहां पर देखो कि समुच्चय जो है वो x:x समतल में एक वृत्त है। इसका जो एक अवयव है वो वृत्त की त्रिज्या 1 से भिन्न हो सकती है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 1 से भिन्न हो सकती है। तो अगर 1 से भिन्न हो सकती है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सबसेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समतल में ये भी एक वृत्त है, लेकिन इसकी त्रिज्या 1 इकाई है, लेकिन इसके बारे में नहीं दिया है। तो सारी चीजें बी में मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो वो सबसेट नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और x:x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो भाई एक त्रिभुज है और एक आयत है, तो इन दोनों में कोई समानता तो है नहीं। तो समानता अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? सबसेट नहीं है। अगला देखो, x:x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा दिया x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो एक चीज ये देखिए कि दोनों तो त्रिभुज हैं, है कि नहीं है? दोनों त्रिभुज हैं, तो इसलिए ये चीज अगर कॉमन है कि दोनों त्रिभुज हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये समुच्चय है, सॉरी उपसमुच्चय है। अगला देखो 8वां, x:x एक सम प्राकृत संख्या है। x:x एक पूर्णांक है। तो x एक सम प्राकृत संख्या होता है वो पूर्णांक भी होता है, यानी प्राकृत संख्याएं सभी पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। इसलिए ये क्या है? एक उपसमुच्चय है, यानी पहला वाला दूसरे का उपसमुच्चय है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्या है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ये दिया गया है ए और बी, समुच्चय ए बी। ये कह रहा है कि ये उप समुच्चय नहीं है समुच्चय बी सी ए का।
एक चीज देखिए, ए इसमें भी, ए इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी, इसका मतलब इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं। तो अगर इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय उप समुच्चय है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्लियर है। दूसरा देखिए, ए ई, समुच्चय ए ई दिया गया तो ये दोनों स्वर हैं। फिर कह रहा है X:X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर आते हैं उनमें तो ये दोनों आएगा ना, तो इसका मतलब ये इसमें आएगा, तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये सत्य है। फिर 1 2 3, 1 3 5, 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है इसमें, तो कोई भी अगर अवयव है और वो ना मिला तो इसका मतलब वो उसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है कि सारे के सारे पॉइंट मिलने जरूरी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, असत्य। फिर देखो चौथा, ये ध्यान से देखिएगा, चौथा ये कह रहा है, एक बात ये बता देता हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है समुच्चय में क्या होता है कि अगर ये उप समुच्चय बताना है तो हमें क्या होना चाहिए कि इधर भी उप समुच्चय है तो इधर भी समुच्चय होना चाहिए और इधर भी समुच्चय होना चाहिए। लेकिन अगर ये आता है बिलोंग्स टू, तो हमारा इधर जो है वो लेफ्ट साइड में अवयव होना चाहिए और राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड में हमारा समुच्चय होना चाहिए। ये बात आई समझ में कि अगर उप समुच्चय हमें बताना है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उप समुच्चय होना चाहिए। लेकिन अगर हमें बताना है कि ये बिलोंग करता है तो बिलोंग के लिए हमें पहले लेफ्ट साइड में होना चाहिए अवयव और राइट साइड में होना चाहिए समुच्चय। अगर यहां पर भी समुच्चय दे दिया गया तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर ये दिया गया है इसका समुच्चय, तो समुच्चय दिया गया है, ये उप समुच्चय है ए बी सी का, तो भाई ये जो अवयव है अगर हम देखें तो ये ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये समुच्चय है, तो ये भी इसका और ये समुच्चय इसके अंतर्गत आता है, ए इस समुच्चय का अवयव, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सत्य होगा। लेकिन यही चीज अगले में आके देखो कि ए जो है वो समुच्चय ए बिलोंग करता है या बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी से, तो ये क्या है, बिलोंग के लिए हम समुच्चय नहीं लगा सकते। हम अगर इस तरह से लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तब तो ये सही होता है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी तब तो ये सही होता है। लेकिन अगर हमें ब्रेसेस लग गए इसमें तो इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन पूरी तरह से असत्य है, ये कथन पूरी तरह से असत्य है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 कि X:X संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकते हैं भाई, 6 से कम होगा 2 होगा 4 होगा, यही होंगे 2 सम प्राकृत संख्या। उसके बाद ये कह रहा है 6 से कम है ना, फिर उसके बाद कह रहा है X:X एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती, तो भाई 36 को तो ये 2 भी विभाजित करेगा और ये 4 भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये पहला वाला दूसरे का उपसमुच्चय है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि a बराबर, यहां पर देखिएगा ब्रेसेस लगे हैं 1 2, फिर ब्रेसेस लगे हैं, कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं और 3 4 और 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये सभी इसके अवयव हैं। 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 और 4 अवयव है और 5, यानी इसका मतलब ये 1 अवयव माना जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखते हैं कि ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा और क्यों। यहां देखो क्वेश्चन, यहां पर दिया गया है 3 4 और उसके बाद ये ब्रैकेट लगे हुए हैं और ये कह रहा है उप समुच्चय है ए का, तो भाई ये कथन सत्य है या असत्य है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। ये कथन असत्य होगा क्योंकि अभी मैंने पहले ही कहा कि उप समुच्चय के लिए दोनों तरफ समुच्चय होने चाहिए, दोनों तरफ सेट होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये तो अवयव दिया है ना, यहां देखो ये पूरा एक अवयव है, तो ये अवयव दिया है। अगर ये इस तरह से लिखा होता ऐसे तब ये सत्य होता,
लेकिन ये केवल सिंगल में लिखा है, एक अवयव लिखा है, इसलिए ये कथन क्या है, सही नहीं है ना। यहां देखो 3-4 ब्रेसेस लगे हैं और ये कह रहा है बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स के पहले अवयव यूज होता है, तो ये अवयव ही तो है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद यहां देखो, अभी मैंने पहले ही बताया कि अगर डबल ब्रेसेज होते तो वो उसका उपसमुच्चय होता, तो इसका मतलब ये कथन सही है। अगला देखो, ये कह रहा है एक, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो है वो उपसमुच्चय बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो भाई क्वेश्चन में देखो तो 1 तो है ना, इसका एक अवयव है कि नहीं है, तो है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी इट्स ट्रू। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में कहा गया है ए सबसे 1 सबसेट ए, तो 1 सबसेट ए नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि एक समुच्चय नहीं है, ये क्या है, एक अवयव है, और सबसेट के लिए दोनों तरफ क्या होने चाहिए, दोनों तरफ इसके समुच्चय होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1 2 5, ये सबसेट है ए का, तो ब्रेसेस बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि 1 2 और 5 ये क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है तो उसमें तो दिया है, तो इसका मतलब ये छठा क्वेश्चन, छठा जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 2 5 के अवयव समुच्चय ए में हैं। फिर देखो सातवां कह रहा है 1 2 5 क्या बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये अवयव नहीं है, ये क्या है, ये तो सेट है ना, ये समुच्चय है, तो समुच्चय बिलोंग के लिए हमें अवयव बताना होता है, ना कि समुच्चय। अगला 1 2 3 समुच्चय 1 2 3 उप समुच्चय है ए का, तो 1 2 3 भाई इसमें देखो तो 3 और 4 तो 1 में दिए थे ना, तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 तो है लेकिन 3 तो नहीं है इनके पास, तो इसका मतलब ये कथन भी गलत है। इस पॉइंट को समझो, यहां कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये जो 5 होता है, 5 जो होता है वो क्या होता है कि वो कभी भी बिलोंग नहीं करता। क्या 5 क्या होता है, 5 जो है ये याद रखो कि 5 हमेशा एक उप समुच्चय है, 5 एक समुच्चय है, अवयव नहीं है। क्या है, समुच्चय है, ये अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और भी कि जैसे अगर ये अवयव 5 जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, 5 जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे अगर हम यहाँ 2 लिखा है तो हम इसको देखो तो बटे में 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से सभी समुच्चय का 5 एक उप समुच्चय होता है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये इसका अगर ये उप समुच्चय है, यानी ये अगर एक समुच्चय है तो हमको बिलोंग के पहले क्या यूज करना चाहिए, अवयव, तो ये अवयव नहीं है, तो इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। अगला देखो 5, अगर हम इसमें ब्रेसेस लगा देते हैं, क्या करें, ब्रेसेस लगाएं, तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है कि अगर ब्रेसेस लगे हैं 5 उप समुच्चय है ए का, तो भाई ये भी अगर ये बना है तो इसका मतलब क्या है, ये बना तो इसका मतलब ये समुच्चय है, तो अगर ये पूरा ये समुच्चय है तो इसका मतलब समुच्चय के पहले समुच्चय है, तो ये दोनों जैसे अगर हमें उप समुच्चय बताना होता है तो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, समुच्चय होने चाहिए, तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। 11 में देखते हैं, 11 में ये कह रहा है कि अगर हम ब्रेसेज नहीं लगाते हैं तो सही होता है। क्या है कि यहाँ पर अगर ये 5 है तो 5 तो हमको ये पता है कि एक समुच्चय है, तो समुच्चय दोनों तरफ हो, तो अगर दोनों तरफ समुच्चय है तो इसका मतलब ये कथन सही है। लेकिन अगर ब्रेसेज लग गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये समुच्चय का समुच्चय, मतलब ये हो गया कि एक जैसे ये लिखा है ऐसे करके 2 बार अगर हम यूज करते हैं ब्रेसेस, तो इसका मतलब ये है कि ये सही नहीं, क्योंकि ये 5 जो है ये समुच्चय का समुच्चय है, तो यहाँ समुच्चय का समुच्चय नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है,
हमें उप समुच्चय बताने के लिए दोनों तरफ क्या रखने हैं, समुच्चय रखने हैं। क्लियर है? थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक दो बार आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वीडियो को 2-3 बार देखिए और आपको पूरी तरह से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। भाई उप समुच्चय लिखने का तरीका क्या होता है? अभी हमने बताया कि उप समुच्चय सभी फाई जो होता है वो क्या होता है, वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ए के बारे में हमें लिखना है तो इसका उप समुच्चय क्या क्या होगा, एक तो फाई हो जाएगा और दूसरा ए हो जाएगा। दूसरे में देखिए इसमें क्या है, एक तो फाई हो गया, फिर यहां पर अलग अलग सब में लिख देने हैं, तो ए हो गया, उसके बाद फिर बी हो गया और उसके बाद ए और बी हो गया। क्लियर है? अगला तो कर ही लेंगे। इसमें क्या क्या होगा, कितने इसके देखते हैं कि उप समुच्चय होंगे। फाई हो गया, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, तीनों को अलग अलग लिख लिया। उसके बाद फिर 1 और 2 हो जाएगा, फिर 1 और 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कुल कितने बनेंगे, 7 उप समुच्चय बनाएंगे। अब देखते हैं फाई के बारे में। भाई फाई का उप समुच्चय, तो फाई एक समुच्चय है, तो इसका उप समुच्चय केवल और केवल फाई होगा। ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, फाई का जो भी उप समुच्चय होगा वो फाई ही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि फाई के ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो समुच्चय का समुच्चय हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, फाई का उप समुच्चय फाई होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि पी ए के कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर 5, तो सीधी सी चीज है, पी ए के कितने अवयव हैं। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कितने अवयव हैं, तो यहां पर देखो, तो ये पी ए की जगह पर क्या है, 5 है। ए की जगह पे क्या है, 5 है। तो अगर ए की जगह पे 5 है तो हमने ए की जगह पे ये 5 लिख दिया, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। इसका एक उप समुच्चय जो हो वो 5 होगा, एक अवयव है। यदि ए बराबर 5, तो यहाँ पर इसका एक ही तो होगा, ये 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि पावर ऑफ ए जो होगा, इसको हम कितने घात में लिखते हैं, को 2 की घात 0 में लिख सकते हैं। यानी इसके जितने भी अवयव हैं वो हम इसके घात पे चढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 1। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब कितने अवयव हैं, 1 अवयव है। या सीधी सी बात आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए और ए का केवल एक ही अवयव है, वो है 5। 5 का केवल एक ही अवयव होता है और वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके कितने अवयव हैं, 1 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 1। क्लियर है? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अच्छा, अंतराल रूप में लिखने का क्या मतलब होता है, एक बहुत कॉमन सी चीज समझिएगा, मैं ज्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं ताकि आसानी से समझ जाए। जैसे ये 2 साइन दिए गए हैं ना, तो यहां पर अगर ये साइन होगा, अगर ये साइन होगा लेस देन का, तो वहां पर हम छोटे ब्रैकेट का यूज करेंगे। लेकिन लेस देन और इक्वल का अगर साइन होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे हमेशा बड़े ब्रैकेट का। क्या यूज करेंगे, बड़े ब्रैकेट का। नहीं समझ में आ रहा, चलो अच्छा समझाता हूं कैसे होता है। जैसे यहां पर दिया गया क्या है, x:x बिलोंग्स टू r। r क्या है, एक मान लेते हैं कि एक रियल नंबर है। अगर एक रियल नंबर है तो इसका मतलब यह है कि -4 से शुरू होगा और 6 के बराबर या 6 तक जाएगा, या 6 से कम ही रहेगा x की जो वैल्यू है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि हम सीधी सी चीज ये लिखेंगे कि -4 है, -4 लिख दो, कॉमा लगा दो, 6 है, 6 लिख दो। -4 के बाद देखो तो क्या है, छोटा ब्रैकेट है, सॉरी लेस देन का साइन है। तो लेस देन के लिए क्या बताया कि छोटा ब्रैकेट लगा, तो इधर छोटा ब्रैकेट लग गया। उसके बाद 6 है, तो 6 के पहले क्या है, लेस देन और इक्वल, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? बहुत ही आसान है, फिर से समझिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x:x बिलोंग्स टू r।
और ये -12 लिख देते हैं, -10 लिख देते हैं, -12 के बाद लेस देन, यानी इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट, -10 के पहले लेस देन, इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट। कोई दिक्कत है ना? बहुत ही इजी है, बिल्कुल मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन, x:x बिलोंग्स टू r, जहां कह रहा है 0 इज लेस देन और इक्वल देन x एंड लेस देन 7। चल, यहां पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये छोटा है या बराबर है, छोटा या बराबर है। तो इसके लिए छोटा या बराबर के लिए हमें कौन सा साइन लगाना है भाई? बड़े ब्रैकेट का ना। तो यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। यहां पर क्या है? यहां पर सिंगल है, यानी लेस देन केवल, तो लेस देन के लिए छोटे ब्रैकेट का यूज करते थे, यहां छोटा ब्रैकेट लगा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, x:x बिलोंग्स टू r 3। 3 के बाद क्या है? 3 के बाद ये दिया है लेस देन और इक्वल, तो इसके लिए बड़ा ब्रैकेट। फिर 4 के पहले भी लेस देन और इक्वल, तो इसके लिए भी बड़ा ब्रैकेट। तो चेक कर लीजिए आंसर सही है या नहीं। अगर आंसर सही है तो भाई बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। बिल्कुल याद रख लीजिए कि लेस देन आएगा तो छोटा ब्रैकेट लगाना है, और जिस साइड में आएगा उस, अगर इस साइड में आ रहा तो इधर लगाएंगे, इस साइड में आ रहा तो इधर लगाएंगे, और लेस देन और इक्वल आएगा तो वहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। बिल्कुल इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। समझ तो गए ही होंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7, और उम्मीद करता हूं कर लेंगे आप लोग। अगर हमें ये लिखना हो कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। वहां पर अंतराल रूप था, मतलब अंतराल रूप भी हम लोग नहीं पढ़े थे, और समुच्चय निर्माण, तो इस समुच्चय निर्माण तो पढ़े लेकिन अंतराल नहीं पढ़े थे। अंतराल इसके पहले तो अंतराल होता है, वही ब्रैकेट लगाने वाला। तो जैसे ये दिया है तो अंतराल है ये। अब इसका समुच्चय तो हमें x के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे कि -3 और 0। तो ये क्या है? -3 और 0 क्या है? ये रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं, x:x बिलोंग्स टू r। तो ये हो जाएगा -3। देखो एक चीज ये देखो कि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट के लिए मैंने क्या बताया? लेस देन लगाना है, तो लेस देन x। इधर भी छोटा ब्रैकेट है, तो इधर भी लेस देन 0 लगा देंगे, और उसके बाद ब्रेसेस। क्लियर है? बहुत ही आसान है, ये 1-2 बार कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखो, यहां पर लगा 6, पहले तो करली ब्रेसेस लगाएंगे, x बिलोंग्स टू x:x बिलोंग्स टू r। उसके बाद दिया गया है 6, रियल नंबर है 6। उसके बाद देखो यहां पर दिए गए हैं बड़े ब्रैकेट्स, तो बड़े ब्रैकेट्स के लिए लेस देन और इक्वल, फिर x। फिर यहाँ देखो ये 12 के बाद भी दिया गया है बड़ा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल 12, और उसके बाद ये ब्रेसेस क्लोज। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से। थर्ड और फोर्थ तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्या लिखना है? x:x बिलोंग्स टू r 6, स्मॉल ब्रैकेट है तो लेस देन x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो इसलिए लेस देन और इक्वल, ये हो गया 12, और फिर कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर ये दिया गया है x बिलोंग्स टू x:x बिलोंग्स टू r -23, बड़ा ब्रैकेट है तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल x, इधर छोटा है तो लेस देन 5, और फिर कर्ली ब्रैकेट। इजी है भैया। अगर पसंद आया हो ये ट्रिक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। फिर देखते हैं अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? भाई एक नई चीज आ गई, सार्वत्रिक समुच्चय। ये क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि सार्वत्रिक समुच्चय जो होते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। यहां पर इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको प्रदर्शित किया जाता है यू से। अच्छा, होता क्या है समझा देता हूं। ये होता है कि जैसे ए एक समुच्चय 1 2 3 4,
और बी भी एक है, क्या है 2 4 5 6 इसे करके दिया। अब अगर हमें ये लिखना है ए यूनिवर्सल बी, ए सार्थक समुच्चय, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में जो मिलते जुलते चीजें हैं वो सारे के सारे एक एक बार करके लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिख देंगे। जैसे 1 है इसमें लिख दिया, 2 है इसमें लिख दिया दोनों तरफ से, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है वो भी लिख देंगे, 4 और 4 है तो ये लिख दिया, फिर 5 है, फिर 6 है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज, मतलब जो चीजें मिलती हैं वो भी लिखनी है और जो नहीं मिलती वो भी लिखनी है, लेकिन सारी चीजें केवल एक ही बार, ये तो हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ लिए थे कि इसमें केवल एक ही बार समुच्चय के अंतर्गत लिखना है। तो यही सेम चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो भाई क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। एक चीज देखो, हमने कहा इसमें कॉमन देखना हमको, तो दोनों चीजें जो कॉमन है वो लिख देना, जैसे एक समकोण एक समद्विबाहु। लेकिन एक कंडीशन देखो, तो दोनों में त्रिभुज हैं, अगर दोनों में त्रिभुज है तो इसका मतलब ये क्या है कि दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही तल में स्थित हैं, दोनों त्रिभुज एक ही तल में स्थित हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि x:x समतल में स्थित एक त्रिभुज, समतल में स्थित एक त्रिभुज, स्थित एक त्रिभुज। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई एक चीज ये है कि दोनों त्रिभुज, ये देखना है केवल कि अगर कॉमन है, बल्कि जैसे इसमें था, इसमें क्या क्या था, इसमें सारी चीजें देखिए कि अगर कॉमन होगा, जैसे 4 है कि नहीं, 2 है तो है, तो जो कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक ही तल में है तो इसका मतलब ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि ये समतल जो है वो एक ही स्थित एक त्रिभुज है, एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक समतल में। ठीक, क्लियर है ना? दोबारा से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। समुच्चय A बराबर 1 3 5 दिया है, B बराबर 2 4 6 और C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, यानी दिया गया है। इन तीनों समुच्चयों A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए देखो, अगर इसमें सब के कौन कौन सी चीजें अगर सब मिले तो 0 भी होगा, 1 2 फिर 3 भी है क्या, 3 4 5 6 6 6 और 7 7 8 9 10। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें सारी की सारी चीजें इस वाले समुच्चय में मिलेंगी, आपको मिलेगा। यहां पर देखो थर्ड वाले में, इसमें केवल यह ऑब्जेक्टिव था कि यह बताना है कि कौन से के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो पहले वाले में 0 1 2 3 4 5 6 इतना दिया है, लेकिन 8 नहीं दिया है क्वेश्चन में। देखो तो इसमें 8 नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 5 तो सबका एक उपसमुच्चय है, लेकिन हमको यहाँ पर सार्वत्रिक उपसमुच्चय बताना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो जितनी चीजें हैं, क्या सारी की सारी इस वाले पोर्शन में हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और उसके बाद 8 भी है, तो सारी की सारी चीजें इसमें तो हैं। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला है, इसके सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। इसमें देखो 1 2 3 तो दिया, लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 भी तो है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये भी नहीं, तो इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद है। थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये सारे के सारे, क्योंकि 1 घंटे तो कम से कम मैथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर 35 मिनट 40 मिनट या 50 मिनट की वीडियो हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या टाइम की कमी हो आप लोगों के पास तो बताइए जरूर। अच्छा, एक चीज और भी चलते चलते बता देते हैं। जो घात वाला क्वेश्चन था कि अगर हमें घात समुच्चय देखना हो तो घात समुच्चय का क्या मतलब था, पावर ऑफ सेट। घात समुच्चय के बारे में देखिए,
घात समुच्चय क्या होते हैं कि जैसे समुच्चय ए के उप समुच्चय के समूह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर ए बराबर ये दिया गया है 1 और 2 ना, ये दिया गया है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम लिखें पावर ऑफ ए ऐसे लिखें तो इसके कितने अवयव होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे? तो एक तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 और 2, उसके बाद फिर जैसे एक्सप्लोर। तो ये देखिए, तो ये सभी के सभी क्या हैं, इसके ब्रेसेस के अंतर हैं, तो ये सभी इसके अवयव हैं। तो कितने अवयव हुए? 4 हुए। तो हम इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि पी ए, क्या लिखते हैं? पी ए इज इक्वल टू 2 की पावर कितने हैं? 4 हैं, तो 2 की पावर 2, यानी जितने भी बनेंगे उसी को हम 2 की पावर मतलब उतने पावर में लिखते हैं। जैसे 4 है तो 4 2 का, यानी हमेशा 2 की पावर में ही लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ ए में m अवयव हों, कितने अवयव? m अवयव हो, तो क्या हो जाता है? n नंबर ऑफ पावर ऑफ a, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर जो ये m है, या इसके मतलब ये गिनने पे जितने भी होंगे 1 2 3 4 जो भी होंगे उसी के हिसाब से हम इसे 2 की पावर में चेंज कर देंगे। जैसे 8 हुआ, अगर ये 8 बन गए तो 2 की पावर 3, समझ में आ रहा है ना? अगर 32 बन गए तो 2 की पावर 5। क्लियर है? तो ये था इसका घात समुच्चय। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, एक ही क्वेश्चन था तो इसलिए बता दिया गया। तो फिर से अगर आप लोगों ने अभी तक कम्युनिटी टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा तो जाके क्वेश्चन देखिए और उसका जवाब दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में बताइए कि क्लास 11 की तैयारी शुरू हो चुकी है, वो भी बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहले लेसन से पढ़ाया जा रहा है। और ये भी बताइए कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।